इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो अभी आप लोगों ने पढ़ा उसमें एसआरपी मैंने बताया ना, सिर्फ एसआरपी याद रखना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसके अलावा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, एसआरपी से ही काम चल जाएगा। अगर एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा है तो समझ लेना कि रिड्यूस करने की पावर, रिड्यूस करने का नेचर उसका ज़्यादा है, यानी कि खुद को रिड्यूस करने की उसकी एबिलिटी ज़्यादा है। एक्चुअली एसआरपी ज़्यादा, खुद को रिड्यूस करने की एबिलिटी ज़्यादा। जो आसानी से खुद को रिड्यूस करेगा वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा। एसआरपी की वैल्यू कम है, अगर एसआरपी की वैल्यू कम है इसका मतलब खुद को रिड्यूस करने की पावर उसकी कम होगी, और खुद को रिड्यूस करने की पावर कम हो गई तो इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा हो गई, यानी कि रिड्यूस से दूसरे को रिड्यूस करना उसके लिए आसान हो जाएगा, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है ना। इस चीज़ को सबसे समझने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई थी, यानी कि जैसे इनका क्वेश्चन था कि अगर मान लो हमने जिंक और कॉपर को एक साथ रखा था तो उसमें जिंक का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हुआ था बेटा, रिडक्शन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन हुआ था, और जिंक एनोड पे रखा था और कॉपर कैथोड पे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर हमें पता चल जाएगा तभी तो हम बोलेंगे कि कौन एनोड पे रहेगा और कौन कैथोड पे। ये सुनो, बस हमें ये पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन। इसके लिए हमें जाना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, इसी के नीचे ऐसे मैं लिखता चला जाऊंगा, क्योंकि नीचे जगह नहीं है ना, इसलिए बगल में लिख रहा हूँ। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इसमें हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेटा, ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो ये आपको लिथियम और फ्लोरीन, दो एलिमेंट आपको ऐसे दिख रहे हैं, जो लिथियम सबसे ऊपर है और फ्लोरीन सबसे नीचे है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कोई खोल के दे दीजिए, देखें, मैं कोई ऐसा तो नहीं एलिमेंट जो छूट रहा है। देखो, अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे तो एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस हिसाब से लिखा गया कि फ्लोरीन सबसे ऊपर है और लिथियम सबसे नीचे है। लेकिन जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है उसमें लिथियम सबसे ऊपर है और फ्लोरीन सबसे नीचे है। एक्चुअली वो क्यों किया गया मैं बता रहा हूँ। फ्लोरीन का जो ई नॉट की वैल्यू होती है बेटा, इसके लिए जो ई नॉट की वैल्यू है वो एग्जैक्टली मैं लिख देता हूँ 2.87, और जो लिथियम के लिए ई नॉट की वैल्यू है ये भी मैं एज इट इज लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू है -3.05। तो ई नॉट की वैल्यू लिथियम की -3.05 है और यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू क्या है, 2.87। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने एलिमेंट अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसमें ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव में है, और हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने एलिमेंट उसमें क्या दिखेंगे, पॉजिटिव दिखेंगे। जबकि एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा लिखा है कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले सब पॉजिटिव वैल्यू है और हाइड्रोजन के नीचे वाले सब नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे लिखा है। इन्होंने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल सबसे पहले लिखूंगा, ये देखो फ्लोरीन सबसे पहले लिख दिया, लेकिन मैं जो लिखा हूँ वो उसमें सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल को सबसे ऊपर रखा हूँ। यानी कि जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ वैसे वैसे रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि एसआरपी की वैल्यू जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ वैसे वैसे बढ़ता चला जा रहा है। एसआरपी की वैल्यू अगर बढ़ता जा रहा है तो खुद को रिड्यूस करने की पावर भी, एबिलिटी भी बढ़ती जा रही हो। सबसे आसानी से अपने आप को रिड्यूस कौन करेगा, फ्लोरीन।
अगर ये सबसे आसानी से अपने आप को रिड्यूस करेगा तो क्या ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ? यस नो? तो आपने कहा कि फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। अगर मैं इसकी तरफ देखूं, लिथियम की तरफ, तो क्या लिथियम का ई स्टैंडर्ड इस SRP सबसे कम है? तो इसका मतलब इसके रिड्यूस होने की एबिलिटी सबसे कम होगी, तो ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, और जो खुद को आसानी से ऑक्सीडाइज करेगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हो गया आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम। और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। क्लियर हुआ? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके फ्लोरीन हो गए। ये रहा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया? आपको सिर्फ क्या देखना बेटा? SRP। अगर SRP की वैल्यू ज़्यादा हुई, अगर SRP की वैल्यू ज़्यादा हुई तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेशन होने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, या रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा, या रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, ये आपको बताना। फिर से बता रहा हूँ, SRP की वैल्यू ज़्यादा, सबसे ज़्यादा SRP किस में दिख रहा है? तो SRP की वैल्यू ज़्यादा हुआ तो उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ट होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो आप कहेंगे कि SRP इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर या इन्वर्सली? डायरेक्टली, यानी कि ज़्यादा SRP ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर। SRP इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। यस और नो? SRP is directly proportional to oxidizing power and inversely proportional to reducing power, and SRP is inversely proportional to reducing power। अच्छा, अगर मैं SRP के बजाय ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेता तो क्या ये पलट जाता? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो एक्चुअल में वैल्यू तो बराबर होती है, बट साइन अलग होने की वजह से हम इसको उल्टा बोल देते। कोई भी पॉजिटिव में कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मान लो 50 है, अगर वही 50 माइनस लगा दिया जाए तो बहुत कम हो जाती है। क्या ये बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब सवाल ये है कि अगर मैंने आपको ऐसे दे दिया, हाइड्रोजन के ऊपर वाले का जो SRP है वो नेगेटिव है, हाइड्रोजन के नीचे वाले का SRP पॉजिटिव है, यानी कि नीचे वाला हमेशा रिड्यूस होगा और ऊपर वाला हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला रिड्यूस होता है। यही तो होता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके खुद को ऑक्सीडाइज करता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद को रिड्यूस होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे ऊपर वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और नीचे वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसको ऐसे याद रख सकते हो, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। हमेशा देने वाला कौन है? ऊपर वाला। ठीक है, तो हमेशा ऊपर वाला जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि वो खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, और नीचे वाला क्या करेगा? खुद को रिड्यूस करेगा। इस हिसाब से अगर मैं आपसे कहता कि मैंने आपको 2 इलेक्ट्रोड दे दिया, एक Mg दे दिया और एक कॉपर दे दिया, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा? Mg ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर। मैंने कहा कि मैंने जिंक दे दिया और Mg दे दिया, अब Mg ऑक्सीडाइज होगा और जिंक। सोचो अगर मैंने जिंक और कॉपर दे दिया, जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर। एल्यूमिनियम और जिंक दे दिया, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होगा। तो क्या कोई ज़रूरी है जिंक हमेशा ऑक्सीडाइज होगा? नहीं, जिंक किसके साथ है इससे पता चलेगा वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। हर एक इंसान खुद के नाम से जाना जाता है, ये बात तो सबको पता है, लेकिन अगर वो किसके साथ है, वो किसके बगल में बैठा हुआ है, इस बात से भी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप अपने आसपास देख ले रहे हो, इंसान हमेशा सिर्फ खुद के नाम से या खुद की वजह से नहीं जाना जा सकता है, उसकी वैल्यू उसके बगल में बैठने वालों की वजह से भी बढ़ सकती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपसे कहूँ
एक मक्खी है, एक मक्खी इधर उधर घूम रही है। मान लीजिए कोई शुगर है जो वेइंग मशीन पे डाल के वेट किया जा रहा है, उस पर एक मक्खी बैठती है, तो उस मक्खी का भी अपना एक वेट होता है। तो उसका वेट उस टाइम पे, उसका जो वेट का जो वैल्यू होगा, यानी मक्खी की जो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी? शुगर के जो प्राइस होगा उसकी इक्वल होगा। लेकिन सोचो, एक मक्खी वेइंग मशीन पे गोल्ड, जब वेइंग की मशीन पे गोल्ड डाल करके वेट किया जा रहा होता है, अगर वो मशीन उसी गोल्ड के साथ जा कर के बैठ जाए या गोल्ड के ऊपर जा कर के बैठ जाए, तो उस मक्खी की कीमत उस गोल्ड की कीमत के बराबर हो जाती। सोचो, एक वेइंग मशीन है, एक वेइंग मशीन है और उस पर आप गोल्ड मेजर कर रहे हो। गोल्ड आपको पता है तोले में मेजर होता है। 10 ग्राम की कीमत गोल्ड की कितनी है? 56,000। गोल्ड के 10 ग्राम की कीमत 56,000, उसे एक तोला बोलते हैं, ठीक है। तो 10 ग्राम गोल्ड 56,000 के बराबर है। सोचो, अगर एक सुनार है जो गोल्ड तौल रहा है और उसी टाइम पे एक मक्खी गोल्ड के ऊपर, उस ज्वेलरी के ऊपर आकर के बैठ जाती है, एक बड़ी सी मक्खी ज्वेलरी के ऊपर आके बैठ जाए। अब मक्खी मान लो 0.5 ग्राम की है, तो यानी कि उस मक्खी की कीमत कितनी हो गई? गोल्ड की कीमत कराओ 56 डिवाइडेड बाई 2। आप सोचो, उसके हिसाब से आप बता सकते हो ना। 10 ग्राम कीमत, 10 ग्राम की कितनी हो गई कीमत? 56,000। 1 ग्राम की कीमत कितनी हो गई? 5600। यही हुआ ना। तो सोचो फिर से एक बार, मैं आपसे कहूँ कि एक सुनार है, वो एक वेइंग मशीन पे डाल करके गोल्ड को मेजर कर रहा है, गोल्ड तौल रहा है। गोल्ड की कीमत 56,000 पर 10 ग्राम है और मान लो 1 ग्राम की मक्खी आकर के उसके ऊपर बैठ जाती है। अब उस मक्खी की कीमत कितनी होगी? 5600। 1 ग्राम की मक्खी है, 5600 है। सोचो, तो अगर वही सेम वही मान लो शुगर तौला जा रहा है और शुगर के ऊपर जाकर बैठे, शुगर की कीमत कितनी है? 1 किलो 50 रुपये का। उस टाइम वो 1 ग्राम की मक्खी उसके ऊपर बैठी गई तो कोई उसे क्या बोलेंगे? नेगलेक्ट कर दिया। तो मायने ये नहीं रखता कि आपकी कीमत कितनी है, मायने ये रखता है कि आप किसके बगल में बैठे हो, किसके साथ में बैठे हो। उसके हिसाब से आपकी कीमत बढ़ भी सकती है और आपकी कीमत कम भी हो सकती है। एक अच्छे स्टूडेंट के साथ आप बैठते हो तो आपकी कीमत बढ़ जाती है। एक बुरे स्टूडेंट के साथ, गधे स्टूडेंट के साथ आप बैठते हो तो आपकी कीमत कम हो जाती है। नहीं मतलब आप अपने आसपास देख ये देखने लगे उसको। एनीवे, इधर देखो, अब सवाल ये है कि आपने जिंक को अगर कॉपर के साथ रखा तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर रेडियो। लेकिन उसी जिंक को एल्यूमिनियम के साथ रख दिया तो अब जिंक क्या होने लगेगा? रिड्यूस होने लगेगा और एल्यूमिनियम क्या होने लगेगा? ऑक्सीडाइज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑक्सीडाइज वही होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और रिडक्शन पोटेंशियल कम है। रिड्यूस वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। क्या ये बात क्लियर हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सवाल बस एक सबसे टफ ये है कि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कैसे करें। हाँ, जहाँ पे 2 बार Fe आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? एक पहले आ रहा है तो पहली बार +2, बाद वाला +3 रखना। कोई भी चीज़ 2 बार आए तो एक बार +3, एक +2। ठीक है, अब सुनो, ये याद रखने का तरीका, ऐसा कोई तरीका मेरे पास नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आप इसे याद रख पाओ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे रट लोगे। कितने लोग रट पाएंगे? 1 दिन का टाइम दूंगा, पूरा रट के, एक यहाँ से लेके यहाँ तक आपको रटा होना चाहिए। और इन दोनों का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रट लोगे ना? पक्का? श्योर हो? जब मैं क्लास 12th में था तो हम लोग की एक सर पढ़ाया करते थे, बहुत ही सीधे साधे, सब सुशील संस्कारी टाइप के। वो अच्छे टीचर थे। वो आते थे और मतलब इतने सीधे थे कि उनकी बात कोई बच्चा सुनता ही नहीं था। वो आते थे, क्लास में सारे बच्चे शोर करते थे, वो बोलते थे शांत रहो, बच्चे शांत हो जाते थे। और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर बच्चे चिल्लाने लगते थे। अच्छा, उनकी कुछ और भी ख़ास बातें थी, जैसे उनकी वाइफ को आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद थी। आप सोचोगे आपको कैसे पता? एक बार मैं उनके घर गया था, उन्होंने बुलाया था तो, और जब भी कभी टीचरों के साथ, एक्चुअली क्या होता है, सारे टीचर एक साथ बैठ के लंच करते थे। एक बड़ा सा मल्टीपर्पज़ हॉल था, वहाँ पे सारे टीचर एक साथ बैठ के लंच करते थे। तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि हर रोज़ उन्हें कहीं ना कहीं आलू पालक, आलू गोभी, इस टाइप की सब्ज़ी लेके आते थे।
तो लोग ये कहते थे कि लगता है सर हमेशा सुबह उठते ही इन्हें मंजन करते ही आलू चाहिए होता है, ऐसा लोगों को लगता है। वो कुछ भी बोलते थे, कोई सुनता नहीं था। जब मैं क्लास 12th में आया और मुझे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ समझाई गई, तब मुझे लगा अरे यार ये तो सर से मैच कर रहा है। सर का नाम था लिकबा, सर नेम था एक्चुअली लिकबा। तो लिकबा सर, अच्छा एक आंख की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी एक्चुअली, वो देखते थे इधर थे, ऐसा लग रहा है इनको इधर देख रहे हैं। तो लिकबा सर काना, अब आलू पसंद था तो मांगे आलू मंजन करके, ऐसा लगता था कि मंजन करते ही वो क्या करते होंगे, आलू मांगने लगते होंगे। तो लिकबा सर काना मांगे आलू मंजन करके, फिर भी कोई नहीं सुन पाए, उनकी बात कोई नहीं सुनता था, फिर भी कोई नहीं सुन पाए। ये हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे एलिमेंट हैं। लिकबा सर काना मांगे आलू मंजन करके, फिर भी कोई नहीं सुन पाए, ये आपको याद रखना है। अब सवाल है कि चलो यहाँ तक तो हमें याद हो गया, इधर का क्या करें। अच्छा, जैसे लड़कों की कुछ खास बात होती है, सारी बातें खास होती है। एक दोस्त होता है ना, जैसे अपने किसी दोस्त के बारे में सुन रहा है, हे सुनता है, क्लास में बैठे हुए हैं उसे तक हे सुन रहा है, हम लोगों के साथ भी ऐसा होता था। तो यहाँ पे देखना, एक लड़का है जिसका नाम है कुणाल, उसका एक दोस्त कुणाल, आप में से कोई नहीं है ना कुणाल, अगर कोई होगा तो नाम बदल दूंगा, नहीं तो करण से नहीं, कुणाल CU है ना कुणाल। तो एक लड़का है जिसका नाम है कुणाल, उसका एक दोस्त है जो अपने किसी दोस्त से बात कर रहा है कुणाल के बारे में। क्या बात कर रहा है, कुणाल इंदु को फिर आज बाहर ले गया। इंदु एक लड़की का नाम है। कुणाल इंदु को फिर आज बाहर ले गया, वो कल और किसी को फंसाएगा। ये याद रखने का आपको तरीका है, हाइड्रोजन के ऊपर वाला और हाइड्रोजन के नीचे वाला। फिर से एक बार, हाइड्रोजन के ऊपर वाला क्या हो गया, लिकबा सर काना मांगे आलू मंजन करके, फिर भी कोई नहीं सुन पाए। और इधर क्या है, हे कुणाल इंदु को फिर आज बाहर ले गया, वो कल और किसी को फंसाएगा। ये प्लीज़ आप अपने घर में बैठ करके इसे नहीं रटेंगे, आप लिख लेंगे, मम्मी पापा के सामने नहीं रटेंगे, ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो वो पता चला अगले दिन डंडा लेके पहुँचेंगे, कौन सा टीचर है, कौन सा टीचर। क्या बेटा, हाँ सुनो, ऐसे लिथियम सोडियम के बाद मैग्नीशियम आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। हाँ, ये हे कुणाल इंदु, हे कुणाल, हे मतलब उसके बाद कॉमा, कुणाल इंदु को फिर आज बाहर ले गया, यहीं पे रुक जाएगा, बाहर ले गया, वो कल और किसी को फंसाएगा। अगर तुम लोगों की इस क्लास में कोई कुणाल या इंदु हो तो प्लीज़ उसका नाम बदल देना। बाद में पता चला तुम कुणाल है, कुणाल इंदु कहाँ है, अब वो बेचारा परेशान, उसे क्या पता इंदु कौन है। और कोई इंदु हो तो कोई लड़कियां बोले कुणाल कहाँ है, अब इंदु बेचारी परेशान, कुणाल कौन है। अभी तो तुम लोग केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो आपको अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद रहेगी तो आप बहुत ही आराम से ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर बता पाओगे। बताओ, जो सबसे ऊपर होगा उसका कौन सा पावर ज़्यादा होगा, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग? जो सबसे ऊपर है उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा, और जो नीचे होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा। क्या ये बात क्लियर हुई? गुड। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको कुछ एलिमेंट देता हूँ, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, जिंक, निकल, कॉपर, Au, Ag, मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में
इसको ऑक्सीडाइजिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कर लोगे या नहीं? बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो जल्दी से। सबसे पहले सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला होगा। सबसे ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर ज़्यादा है यानी कि बाद में होगा। सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला कौन होगा? सबसे पहले जो दिखेगा। कौन है सबसे पहले? आप याद करेंगे, लिकबा सरकाना का मांगे आलू मन जन करके यानी कि फिर भी कोई नहीं सुन पाए। हे कुणाल इंदु को फिर आज बाहर ले गया, वो कल किसी और को यानी कि एयू को फंसाएगा। तो इस तरीके से आप क्या लिख दोगे? सबसे ज़्यादा बताओ, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी है? एयू का। और रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी है? तो ये ऑर्डर कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्या इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप रट लोगे? जल्दी से सुनाओ फटाक से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ बोलो। हाँ, हे कुणाल इंदु को फिर आज बाहर ले गया, वो कल और किसी को फंसाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको आप हमेशा याद रखेंगे। तो आज अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में हमने डिस्कशन किया। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक चलो अब यहीं से स्टार्ट होता है। क्या हो अगर 1m के बजाय, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था, उस इलेक्ट्रोलाइट को 1m के बजाय कोई दूसरे कॉन्सेंट्रेशन में रख दिया जाए? उस केस में आप E नॉट ऑफ द सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ द कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड का अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर से सुनो, क्या बोला मैंने? अगर कभी भी इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1m के बजाय कोई दूसरा बदल दिया जाए, तो उस केस में हमें E नॉट ऑफ कैथोड और E नॉट ऑफ एनोड नहीं पता हो और फिर भी हमें सेल पोटेंशियल निकालना है, तो उस केस में हम E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि नॉट तो है ही नहीं, क्योंकि इस बार A तो बदल गया और उसके अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो तो बदल गया। कॉन्सेंट्रेशन के बदलते ही आपका ये फार्मूला भी बदल जाएगा। तो क्या करें, आखिर हम कैसे निकालेंगे? मान लो जो मैंने अभी आपको डेनियल सेल सिखाया था, उस डेनियल सेल में मैं कहूँ कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उसके लिए उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना होगा? 1m है ना। अगर 1m बदल दिया जाए, कुछ और कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो उस केस में हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिर हमें लगाना होगा नर्स्ट इक्वेशन। लेकिन इससे पहले कि हम नर्स्ट इक्वेशन यूज करें, अभी हम लोगों को सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। तो हेडिंग डालेंगे, हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हेडिंग डालेंगे।